प्रिय मित्रों, आज की यह बात शायद जो अभी अभिभावक हैं और जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग तक पहुंचे हैं, उस उम्र के लोगों को शायद ये बात नापसंद हो। लेकिन शायद जो जिनके पोते इत्यादि आ चुके हैं, शायद वो इस बात को थोड़ा सा महसूस करें और इस पर बात करें। मैं आज बात ये करने वाला हूं कि भारत की शिक्षा जो चली है, आपकी जानकारी के लिए, जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जो शिक्षा या लिटरेसी रेट जिसे आप कहते हैं, वो थी 18%। हर दशक में बढ़ती गई और आज ये लगभग 74-75% लिटरेसी रेट हो चुका है। मतलब हमने अपने देश में तथाकथित साक्षरता, मैं इसे शिक्षा नहीं कहूंगा, विद्या नहीं कहूंगा, साक्षरता को हमने 18% से लगभग 4 गुना 76% कर दिया। इसके साथ आप ये समझें कि जिस समय ये 18% था, उस समय भारत की आबादी लगभग 37 करोड़ थी। मतलब करीब 7 करोड़ लोग अपने तब शिक्षित होते थे और आज लगभग 130-35 करोड़ के अंदर आप 75% तक शिक्षित हैं। मने आपके पास लगभग 100 करोड़ से अधिक लोग तथाकथित शिक्षित हैं। कहां 7 करोड़, कहां 100 करोड़, प्रतिशत में देखे जाए तो कहां 18%, कहां 76%। तो हमने साक्षरता में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है पिछले इन वर्षों में। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा 40-50 वर्ष पुरानी, क्योंकि जो यादें मेरी उम्र के लोगों के साथ होंगी वो लगभग 40-50 वर्ष पुरानी अधिक हो सकती है, क्या तब और अब में आप समाज में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या तब एक आम दुकानदार से आपको धोखे की उम्मीद तब अधिक थी कि आज अधिक है? और ये समाज में जो इस प्रकार का क्राइम का डर, अपने आप को सिक्योर महसूस करना, सुरक्षित महसूस करना, ये आप देखिए पिछले वर्षों से, 40 वर्षों से ये कम हुआ है या अधिक हुआ है? आप सब ये मानेंगे ये पिछले 40-50 वर्षों में ये बढ़ा ही है। भले ही हमने साक्षरता जिसके लिए पूरा जोर लगा दिया 18% से 75% तक ले आए, लेकिन इस साक्षरता ने हमें दिया क्या? मैं ये नहीं कहता कि हमने कुछ नहीं अचीव किया, हमने टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत कुछ अचीव किया, इतने इंजीनियर्स बना दिए, तकनीक में हम इतना ऊपर निकल गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई मतलब जो उपलब्धि है ये कोई कम नहीं है, परंतु साथ में ही सामाजिक उपलब्धि हमारी क्या है, इसको आप समझें। अब 2-3 चीजें इसके साथ हुई हैं जिन्हें हमको साथ में जोड़कर समझना पड़ेगा। मेरे कहने का ये अर्थ कदापि नहीं है कि अधिक शिक्षित होकर हम बदमाश हो गए हैं या हम अधिक भ्रष्ट हो गए हैं। ये सीधा इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। तो अब इसके पीछे के जरा हम कारण को समझें। उस समय में जब भारत अभी आजाद ही हुआ था, 47 से लेकर आप समझिए लगभग 10 साल तक तो भारत पुरानी गुलामी को ही झेल कर अपनी नई व्यवस्था के लिए आगे बढ़ रहा था। ठीक है, उसके पश्चात हम अपना कुछ जागे और हमने आगे काम वगैरह जो भी शुरू किया होगा इस देश की सरकारों ने। उस समय मैं नहीं था तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ना इतना जरूर है, उस समय में हमारे पारिवारिक रिश्ते बड़े मजबूत होते थे, संयुक्त परिवार होते थे। धन शायद कम था, लेकिन आपस में सामंजस्य अधिक था। सामंजस्य के अतिरिक्त आप एक बात को और देखें, हम आज के शिक्षित वर्ग में, तथाकथित शिक्षित वर्ग में कहूंगा, जो बच्चा आज पढ़ता है उसमें कभी कभी आत्महत्या जैसे मतलब अंतिम आखिरी चीज में जो बच्चा आत्महत्या चुनता है, उस स्थिति तक एक विद्यार्थी को हमने ला दिया। और कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं,
लेकिन आप समझिए कितने ही ऐसे होंगे जो शायद आत्महत्या नहीं करते, लेकिन उनकी सोच वहां तक पहुंच जाती है। तो इस कदर हमारा बच्चा अपने आत्मविश्वास से कमजोर क्यों होता है? ये शिक्षा का दबाव कह सकते हैं आप, ये आपकी इच्छा है, परंतु मैं आपको एक बात और कहूं। उस जमाने में कोई पड़ोसी का आदमी, कोई भाई, चाचा, ताऊ आगे बच्चे को एक थप्पड़ मार के निकल जाता था, तो नहीं ये गलती क्यों करी। और बच्चा भी एक सुबह से शाम स्कूल में 2 बार पिट में गया तो घर आके अपने नए सिरे से चालू है। आज हम स्कूलों में हमने बढ़ते बढ़ते ये स्थितियां कर दी कि बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, लिमिट में डांट सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। हमारा बच्चा इतने प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में जब पलता है तो क्या वो समाज के लिए बेहतर है? हमें ये सोचना पड़ेगा। दूसरा, हमने अपनी बच्चे के लिए ये सोचा कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने, फला फला, ऐसी बहुत सी चीजें हमने सोची। लेकिन हमें इसको सोचते हुए क्या कभी ये ख्याल आया कि क्या मुझे अपने बच्चे के अतिरिक्त और आसपास किस समाज की जरूरत है? आज आप ध्यान दीजिए, आपको बढ़ई माने कारपेंटर आज चाहिए, प्लम्बर आपको आज चाहिए, मोची आपको आज चाहिए, बाल काटने वाला आपको आज चाहिए। ये सारी चीजें आपको अपने घर के आसपास चाहिए। सब्जी बेचने वाला आपको आज चाहिए, किराना बेचने वाला आपको आज चाहिए। तो इन सब से हमारा रिश्ता है और इनके बिना हमारा जीवन खत्म है। अब हमने अपने जिस समय पढ़ रहे हैं बच्चों को, जिस समाज में, हमने कहा महसूस किया कि किराना स्टोर वाला कैसा होना चाहिए, बढ़ई कैसा होना चाहिए, प्लम्बर कैसा होना चाहिए? क्या उसके लिए हमने समाज में कोई व्यवस्था करी? हमने कोई व्यवस्था नहीं करी। हम सब ने जो, देखिए ये भी तो समाज के हिस्से हैं। अगर आज समाज में कुछ गलत बात होती है, दुर्भाग्य यह है कि आज हम उससे पीछा छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये मेरे बच्चे में नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देखिए, जिसके साथ हुआ या जो गलत कर रहा है वो भी तो इस समाज का हिस्सा है। हमारे ऊपर उनकी भी तो जिम्मेदारी है। हम क्या इतने स्वार्थी हो जाएंगे? लेकिन यदि हम इतने स्वार्थी हो भी जाएंगे तो क्या उससे जीवन हमारा सुगम हो जाएगा? मेरे कहने का मतलब है, हम जब बाजार में जाएंगे, मेरी पत्नी जब बाजार में जाएगी, मेरी बेटी जब बाजार में जाएगी, मेरा बेटा जब बाजार में जाएगा, क्या उनको लूटने के लिए आज दुकानदार बैठा है? क्या सड़क के ऊपर कुछ लोग उनकी जेब काटने को बैठे हैं? यदि बैठे हैं, यदि दुकानदार उनसे गलत चीजें उनको बेच सकता है, तो इतना समझ लीजिए आज मैं भी फिर सुरक्षित नहीं हूं। आज से 40 साल पहले हमें ऐसा विचार नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि हमने ये बात पहले क्या थी, पहले जो बच्चा होता था वो परिवार का भी होता था और समाज का भी होता था। आज हमने अपने बच्चों को अपने लिए इतना महत्वपूर्ण बना दिया है, हमने समाज से कट के अपने बच्चे को कर लिया है। अब देखिए, 30 बच्चों की एक क्लास है, उसमें एक बच्चा फर्स्ट आएगा और जरूर आएगा, एक सेकंड आएगा वो भी जरूर आएगा। फर्स्ट वाले को तो पूरे पढ़ाई में ये टेंशन है कि मैं सेकंड ना आ जाऊं, सेकंड वाले को पूरे साल तैयारी करनी है मैं फर्स्ट क्यों नहीं आता, और जो बाकी के 28 बच्चे बचे हैं उन पे तो ये प्रेशर है ही है कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं आते। अब फर्स्ट तो एक नहीं आना है ना, नीचे आने वाले बच्चा हो सकता है शिक्षा में कुछ और करने के अपेक्षा किसी और लाइन के लिए बेहतर हो। हमने क्या कभी जानने की कोशिश करी एक बच्चे का रुझान कहाँ है? मैं आपको एक और उदाहरण से समझता हूँ, जो मैं कई बार इन शिक्षा के क्षेत्र में लोगों से कहता हूँ। जैसे हमारे पास 10 लाख बच्चे आज आईआईटी की परीक्षा देते हैं और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज इस देश में आज की तारीख में 50,000 सीटों वाले होंगे या लाख ले लीजिए। बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें बच्चा पढ़ के कुछ शिक्षा नहीं ग्रहण करता। तो आपको 10 लाख में से इंजीनियर तो मुश्किल से लाख बनाने थे, तो वो 9 लाख जो आपके बच गए, वो 9 लाख इंजीनियर बने या नहीं बने, उन्होंने कुछ और काम करना है तो क्यों ना वो काम की ट्रेनिंग उनको पहले ही दे दी जाए। बनना तो देखो 1 लाख नहीं है, वो तो गिनती है। इसी प्रकार सरकारी नौकरियां देख लीजिए, एक नौकरी पर 5,000 लोगों ने बैठना है, उस पर 5,000 लोगों की
रिक्ति होनी है, और उसके ऊपर बैठते कितने लोग हैं? 4 लाख, 10 लाख, 12 लाख। अब अगर 5,000 की या 10,000 की नौकरियां कहीं निकली हैं, अब उसके लिए 10 लाख लोग अगर बैठ रहे हैं, तो कुछ भी कहिए, चपरासी तक में यही हालत है कि 10,000 लोग तो चपरासी बनेंगे, लेकिन अगर 10 लाख लोग बैठ रहे हैं तो 9,90,000 वहां पर विफल होंगे ही होंगे ना। उनके स्टिल में इनके ऊपर आपने एक स्टिग्मा और लगा दिया, तुम पे ये भी नहीं हो पाया। 12 लाख बच्चा मेडिकल की तैयारी करता है, मेडिकल की कुल सीटें लाख है, उनमें से क्या होता है, वो 11 लाख बच्चा स्टिग्मा लेके पैदा होता है। अच्छा, करता तो उसके बाद कुछ और ही है ना, कोई हॉर्टिकल्चर करने बैठ जाता है, कोई ग्रेजुएशन करने बैठ जाता है, कोई एग्रीकल्चर ले लेता है। तो वो स्थितियां उनकी पहले क्यों ना छांट दी जाए। मैं यहां पर काबिलियत के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, काबिलियत के लिए कोई एग्जाम मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए आप डॉक्टर लीजिए, एक डॉक्टर जिसके अंदर समाज सेवा की भावना नहीं है, वो कुछ भी कर लीजिए, उसको डॉक्टर बना दीजिए, वो गलत काम ही करेगा। तो आज देखिए अब्रॉड क्या है, बाहर के देशों में, खासतौर पे अमेरिका इत्यादि में, जब बच्चा जाता है ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए, तो उससे पूछा जाता है आप ये लाइन क्यों चुनना चाहते हो, इसके ऊपर कुछ लिखिए। हमारे यहाँ तो सिर्फ नंबर ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। बच्चे का रुझान है कि नहीं है। एक बच्चा जो शुरू से ही मान लीजिए हिंसक वृत्ति का है, मान लो वो डॉक्टर बन भी जाएगा तो क्या करेगा, लोगों की किडनियां बेचेगा। और कोरोना काल में इस चीज को अब से अच्छा कौन देख सकता है। तो हमें अपने समाज को सुधारने के लिए बच्चे के लिए, अच्छा तीसरी बात, बच्चा पढ़ गया, डॉक्टर बन गया, क्या वो सुखी है, क्या वो खुश है? आज हमारे पास शब्द आ गया हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस की क्लासें होने लगी। अरे हैप्पीनेस तो बच्चे के मन में आनी। तो इस तरीके से हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं सोचोगे, आपकी अगली पीढ़ी इससे खराब ही आने वाली समाज में, उससे अगली पीढ़ी उससे खराब ही आएगी, तो किसी को तो सोचना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, जिस समय भगत सिंह, मंगल पांडे, इन्होंने क्रांति शुरू करी तो कई पीढ़ियां खत्म होगी भारत को आजाद करने के लिए। फिर एक हरित क्रांति हमारे देश में है खाद्यान्न के ऊपर, उसके लिए पीढ़ी पूरी समाप्त हो गई। श्वेत क्रांति आई दूध के ऊपर, पीढ़ी पूरी समाप्त हो गई। तो देखो जी, ये क्रांतियां पीढ़ियों की हैं, 2-4 साल की नहीं है। तो आपको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में धीरे धीरे बदलना पड़ता है। तो मेरी सबसे विनती है, आइए अभी पीछे एक वीडियो जो आया है जिसमें एक बच्चा अपने लिखता है मैं बड़े होकर हैप्पी बनना चाहता हूं, वो वीडियो बड़ा अच्छा है, बहुत लोगों ने भेजा है, लेकिन हम उस वीडियो से कितने सहमत हैं और हम उस पर कुछ करने को तैयार भी हैं, या फॉरवर्ड फॉरवर्ड खेलते रहेंगे। देखिए हमारे ऊपर आने वाले समाज की जिम्मेवारी हमारी पीढ़ी पर है। हर बच्चा गलत नहीं हो सकता। बच्चा गलत करने में, गलत उसकी आदतों में या उसका गलत चीज चुनने में कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है। मैं आपसे इस विषय में अगले वीडियो में फिर बात करूंगा, हमारा योगदान क्या बेहतर होना चाहिए जिससे हम अपनी नई पीढ़ी को कम से कम बेहतर कर सके। देखिए आज तक जो हो गया सो हो गया, कम से कम आगे के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं, आइए इस पर हम विचार करें। धन्यवाद।